है फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल के प्रकाश से प्रतिमा तिवारी। फ्रेंड्स, हम लोग अपने होम मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की थी कि डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णय प्रक्रिया क्या। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि निर्णय प्रक्रिया क्या है। निर्णय प्रक्रिया विभिन्न विकल्पों के मध्य एक उपर्युक्त मतलब एक ऐसा विकल्प जो उचित हो और हमारे कार्य के लिए, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो सही हो, उसमें हम निर्णय कहते हैं। विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन को हम निर्णय कहते हैं। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया जो था व्यवस्थापन का, जो योजना वाला जो हम लोग का चरण है, जो उसमें आयोजन का और निर्णय का बहुत ही आपस में संबंध, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। ये जो योजना है उसी को ही वास्तविक निर्णय भी उसको नाम दे दिया जाता है कि ये भी एक निर्णय ही है, निर्णय लेने की ही प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि हम व्यवस्थापन के हर एक चरण में हम इस हर एक कार्य के लिए कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य, उसकी प्राप्ति के लिए उचित निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थापन की जो भी प्रक्रिया है उसके सफल और असफल होने का निर्धारण करती है कि जिस हिसाब से हमारा निर्णय होगा उस हिसाब से हमारा कार्य होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्णय के कितने प्रकार होते हैं। निर्णय के हमने प्रकार के बारे में पढ़ा था। अन्य बहुत निर्णय है, लेकिन हमने सबसे पहले पढ़ा था व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय। ठीक है, सामूहिक निर्णय इन दोनों के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों क्या क्या है। तो निर्णय, ये जो व्यक्तिगत निर्णय है वो क्या है, कोई एक व्यक्ति, इसमें होता है किसी एक व्यक्ति का विचार। ठीक है, एक व्यक्ति का विचार। इसमें क्या होता है, इसमें अनेक व्यक्तियों का विचार होता है या अनेक व्यक्तियों द्वारा लिया गया एक निर्णय होता है, जो कई तरह के लोग अपना निर्णय देते हैं। ये क्या होता है, एक व्यक्ति के कारण ये सरल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति निर्णय भी ले रहा है, उस पर कार्य भी कर रहा है, अपना सारा काम वो खुद कर ले रहा है। लेकिन क्या है, अनेक व्यक्ति जो होता है वो जटिल हो जाता है, ये जो निर्णय होता है वो जटिल हो जाता है, क्योंकि एक ही बात पे कई तरह के लोग अपना निर्णय सुनाते हैं। तो क्या होता है कि ये जटिल हो जाता है। ये जो निर्णय वो कम समय में होता है, इस निर्णय में काफ़ी समय लगता है, हर एक चीज़ का ज़्यादा व्यय होता है। फिर ये इसका क्रियान्वयन आसान होता है, जो ये व्यक्तिगत निर्णय है उसका क्रियान्वयन आसान होता है, ये कम समय में हो जाता है। लेकिन ये इसका क्रियान्वयन क्या होता है, कठिन होता है। ये एक व्यक्ति के हित के लिए, ये व्यक्तिगत निर्णय जो होता है एक व्यक्ति के हित के लिए होता है, लेकिन जो सामूहिक निर्णय है वो अनेक व्यक्तियों के हित के लिए, एक समूह के हित के लिए ये निर्णय लिया जाता है। फिर हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि अन्य जो पॉइंट्स थे निर्णय के प्रकार, वो है एक तो हो गया व्यक्तिगत, हो गया सामूहिक, हो गया फिर आधारभूत निर्णय हो गया, फिर नैतिक निर्णय हो गया, आपातकालीन निर्णय हो गया, मतलब कार्यात्मक निर्णय हो गया, अकार्यात्मक। इन सब के बारे में हमने धीरे धीरे चर्चा की थी, छोटा डिटेल हमने उन्हें बात की थी। अब हम बात करते हैं निर्णय प्रक्रिया के चरण के बारे में। निर्णय प्रक्रिया किन किन चरण से होके गुजरता है, चरण। ठीक है, तो दो लोगों ने, जैसे जॉन और डेवी ने और ग्रास एंड कैंडल ने अपने अपने चरण दिए, तो हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रास एंड कैंडल साहब के अनुसार इन्होंने कहा है, पहले हम समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, समस्या क्या है उसको परिभाषित करना, फिर विकल्पों को ढूंढना, कई विकल्पों को ढूंढना,
एक ही समस्या में कई विकल्पों को ढूंढना, समस्या को परिभाषित करना। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्रम में लगाने के लिए, ठीक है। फिर विकल्पों को ढूंढना, ठीक है। देन क्या होता है, विकल्पों पर विचार विमर्श, ठीक है। विकल्पों पर विचार विमर्श। देन उपयुक्त विकल्प का चुनाव, उपयुक्त विकल्प का चुनाव। नेक्स्ट, परिणाम को स्वीकारना, परिणाम को स्वीकारना। वहीं जॉन और डीवी ने 3 चरण दिए, ठीक है। जॉन और डीवी के अनुसार जॉन डेवी के अनुसार इसके 3 चरण है, ठीक है। इन्होंने 5 चरण दिए, इन्होंने 3 दिए। इन्होंने क्या कहा है, समस्या क्या है, ठीक है। समस्या क्या है, उसका विकल्प क्या है और उपयुक्त विकल्प क्या है। केवल इतने ही शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने समस्या क्या है, समस्या क्या है और विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। देन इसका उपयुक्त विकल्प क्या है, कोई एक विकल्प क्या है जिसपे वो कार्य करे, ठीक है। विकल्प क्या है। इन्होंने 5 दिए, इन्होंने 3 दिए। इन्होंने इन सबको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया कि समस्या क्या है उस पर विचार करना, एक विकल्प क्या है उस पर विचार करना और एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना जिस पे हम अपना कार्य स्टार्ट करें, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि समस्या को परिभाषित करना, फिर विकल्पों को ढूंढना, कितने विकल्प हैं। देन उसके बाद विकल्पों पर विचार विमर्श करना कि कौन विकल्प सही है, उचित है, कौन विकल्प अनुचित है, कौन सही है, कौन गलत है। इन सब विकल्पों पे विचार करना, फिर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, फिर जो उचित विकल्प है उसका चुनाव करना जिसपे हम अपने क्रिया को प्रारंभ करें। देन क्या होता है, परिणाम को स्वीकारना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक। हमारे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। पहला हो गया निर्णयों की अस्थायी प्रकृति, निर्णयों की अस्थायी प्रकृति। दूसरा है निर्णयों का आपस में पारस्परिक संबंध, निर्णयों का पारस्परिक संबंध, ठीक है। तीसरा क्या है, समय का परिप्रेक्ष्य, समय का परिप्रेक्ष्य। चौथा हो गया ज्ञान, पांचवा हो गया व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत मान्यताएं। पारिवारिक, नेक्स्ट पारिवारिक साधन, ये पारिवारिक विशेषताएं।
ये सब जो कारक हैं वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। पारिवारिक विशेषताएं, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा, सदस्यों की महत्वाकांक्षा, परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार के सदस्यों की भूमिका, ये सब क्या है, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार की संस्कृति, ये सब क्या है, कारक है। ये सब क्या है, हमारे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला क्या होगा, निर्णय की अस्थायी प्रकृति, दूसरा निर्णयों का पारस्परिक संबंध, तीसरा समय का परिप्रेक्ष्य, चौथा ज्ञान हो गया, पांचवा व्यक्तिगत मान्यताएं होगी, छठा पारिवारिक संबंध पारिवारिक साधन हो गया, सातवां पारिवारिक विशेषताएं होगी, फिर परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा हो गई, देन परिवार के सदस्यों की भूमिका हो गई, परिवार की संस्कृति हो गई, उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी हो गई। अब इनके बारे में हम डिटेल थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इन सब के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। पहला है कि निर्णय की अस्थायी प्रकृति क्या है। निर्णय की अस्थायी प्रकृति क्या है, जब तक हम अपने समस्या के समाधान के हेतु किसी एक विकल्प पर चिंतन मनन मंथन ये सब करते रहते हैं, और जब तक अंतिम दौर तक वो निर्णय पर पहुँच नहीं जाती, मतलब जो हम निर्णय करना चाहते हैं वो पहुँच नहीं जाती है, तब तक हम जितनी बार चाहें उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, और कर भी सकते हैं, किया जा सकता है, परंतु जब निर्णय को अंतिम रूप देकर, मतलब उस पर फैसला करके और उस पर कार्य करना जब हम शुरू कर देते हैं, तब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसका परिवर्तन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ना ही ये हमारे व्यवहार में आता है। यदि परिवर्तन करना ज़रूरी होता अगर हो पाता तो हम अगर करते तो उस पर ज़्यादा समय, धन, इन सब की ज़्यादा व्यय होती। नेक्स्ट क्या है, निर्णयों का पारस्परिक संबंध। जो हम निर्णय लेते हैं तो निर्णय क्या है, वो निरंतर स्वाभाविक, जो एक दूसरे से एक के बाद एक हम जब निर्णय लेते रहते हैं, उन सारे निर्णय एक दूसरे से पारस्परिक उन लोग का संबंध होता है। एक निर्णय दूसरे निर्णय से संबंध है, दूसरा तीसरा से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से, इस तरह एक करके निर्णय सब एक दूसरे से संबंधित है। एक निर्णय अगर उचित हो गया तो सारे निर्णय सही रहेंगे, अगर एक निर्णय गलत हो गया तो सारे उससे प्रभावित हो सकते हैं। समय का परिप्रेक्ष्य, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो ये समय का परिप्रेक्ष्य वाला कारण है, इसको हम नकार नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक होता है, इसको हम नकार नहीं सकते, कि इसको हम इन कारकों में से हटा नहीं सकते, इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये देने लायक है, क्योंकि इस पर हमारा पूरा जो समय है उस पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, चाहे गृहिणी हो या प्रबंधक। ठीक है, गृहिणी हो या प्रबंधक हो, भूत भविष्य वर्तमान पर गहनता से विचार एवं चिंतन करता है, क्योंकि इसमें उपयुक्त तीनों ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक निर्णय पर हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें हमको काफ़ी सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए, ताकि हमारा समय का जो है वो गलत प्रभाव ना पड़े उस पर। हमारा जो भूत भविष्य वर्तमान है वो उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। चौथा क्या है, ज्ञान क्या है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ज्ञान, कौशल, बुद्धि, इन सब का भी महत्वपूर्ण स्थान है इनको प्रभावित करने में। ठीक है, अगर कम ज्ञान वाला, कम बुद्धि वाला, कम विवेक वाला इंसान हो तो उसको निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं और वो काफ़ी असहज अपने आप को महसूस करता है।
इसलिए निर्णय लेने में अधिक ज्ञान, अधिक धन, समय, शक्ति का बचत न करते हुए काफ़ी व्यय कर देता है। तो इसलिए निर्णय लेते समय एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको काफ़ी ज्ञान हो, बुद्धि हो, अनुभवी हो, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत पारिवारिक साधन, व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत मान्यता। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत मान्यताएं। प्रत्येक निर्णयकर्ता जो निर्णय ले रहा है वो अपनी रुचियों, इच्छाओं, मान्यताओं, मूल्यों आदि से निश्चित रूप से प्रभावित रहता है। व्यक्ति के जिस तरह के मूल्य होते हैं उसके निर्णय भी उसी तरह होते हैं। पारिवारिक विशेषताएं, पारिवारिक साधन। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ये एक कारक भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे क्या होता है, कुछ लोगों के पास काफ़ी सारे भौतिक साधन उपलब्ध होते हैं तो उनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ ऐसी जगह होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घर, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके घर मतलब भौतिक साधनों की काफ़ी कमी होती है, तो उनको अपना निर्णय लेने में काफ़ी, जैसे साधनों की कमी होती है तो निर्णय लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई ऐसा वो नहीं रहता है जिस मतलब कोई जो धनी व्यक्ति होता है उसके पास समय, धन, शक्ति, सब चीज़ की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होती है। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके पास हर चीज़ की कमी होती है, तो उसका जो निर्णय है वो काफ़ी प्रभावित होता है इनके पारिवारिक साधन के कारण। पारिवारिक विशेषताएं। निर्णय प्रक्रिया को पारिवारिक विशेषताएं जैसे पारिवारिक जीवन चक्र, पारिवारिक शिक्षा जो हो गया, व्यवसाय हो गया, ये आदि ऐसे कारक है जो निर्णय प्रक्रिया को हमारे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा। जो परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा है और निर्णय प्रक्रिया का आपस में एक संबंध होता है। ठीक है। परिवार में भी प्रत्येक व्यक्ति आपकी अपनी रुचियां और इच्छाएं होती हैं, सबकी अलग अलग, सब परिवार के सभी सदस्य की जो रुचियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, वो सब भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि मतलब यहाँ तक कि जो माँ की पेट से जो जन्मे हैं 2 बालक, उनका भी अलग अलग ही रुचि, महत्वाकांक्षा, हर एक चीज़ होता है। ये नहीं कि चलो एक ही माँ की दो संतान है तो मतलब उनका एक ही विचार है, एक ही महत्वाकांक्षा है, एक ही जो सोच है, हर एक चीज़ एक नहीं होती है, अलग अलग बिल्कुल होती है, इच्छाएं होती हैं, रुचि होती है, हर एक चीज़ अलग अलग होती हैं। तो ये भी हो गया परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं। जो परिवार के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग जो क्या होती है, रुचियाँ होती हैं, इच्छाएं होती हैं, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परिवार के सदस्यों की भूमिका। हमारे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में जो परिवार के सदस्यों की भूमिका है, इसमें इसका भी